मैं पूरी एप्लीकेशन बना लिया, एप्लीकेशन मेरी बन गई। अब हमेशा तो मैं उसको विजुअल स्टूडियो से रन करके नहीं बताऊंगा ना, उसको कहीं मैं सर्वर पे डिप्लॉय करूंगा या जब भी उसको इंटरनेट पे, चाहे इंटरनेट पे कहीं तो डिप्लॉय करना रहेगा। तो एक होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस, एक होता है डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस जो चल रही है क्या है, डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है। डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोड, जो सी शार्प का कोड हम लोग किए, उसको हम लोग एक जो लास्ट टाइम बताया था मैं, जितनी भी डॉट सी एस फाइल होती है, डॉट सी एस फाइल जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डॉट डी एल एल के अंदर, EXE विंडोज एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। हाँ हाँ, तो डॉट डी एल एल में कन्वर्ट हो जाती है। और जितनी भी डॉट तुम्हारी सी एस एच टी एम एल फाइल जो होती है वो एज इट इज डॉट सी एस एच टी एम एल फोल्डर के अंदर जाती है। तो जितने भी नेम स्पेसेस हम लोग यूज करते हैं या जो भी कोड हम लोग सी शार्प का लिखते हैं वो सब किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डीएलएल में। तो ये डॉट सी एस से डॉट डीएलएल बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, बिल्ड। वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ड। इसमें ना रीबिल्ड करना पड़ेगा एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कंपाइल करना बोलते हैं। इसमें डॉटनेट में बिल्ड बोलते हैं हम लोग। तो ये बिल्ड बनाना हो गया। देखो ना जो कर्नल का वर्जन होता है, बिल्ड नंबर 4.2, बिल्ड नंबर लिखा रहता है, तो बिल्ड नंबर तो उसको बिल्ड करना बोलते हैं। तो बिल्ड हम लोग करते हैं तो डॉट डीएलएल बनती है, और ये डॉट डीएलएल और CSHTML को हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पे सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड जो होता है वो सिक्योर होता है। तो ये जो सर्वर पे सब रख कर उसको एक्सेस करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग के पास विंडोज एज्यूर है और भी बहुत सारी ऑप्शंस है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो विंडोज एज्यूर में वेबसाइट तुमको क्रिएट करना है तो वेबसाइट का यूआरएल तुमको देना रहता है। तो यूआरएल यहाँ पे कैसा है कि एज्यूर वाला दो अकाउंट प्रोवाइड करता है, एक फ्री अकाउंट है और एक पेड अकाउंट है। तो फ्री अकाउंट में कैसा है कि वो एज्यूर वेबसाइट डॉट नेट जो रहेगा वो लगा हुआ रहेगा। इसके आगे तुम, जैसे मेरे को मेरी पर्सनल साइट बनाना है तो मैं fahad.momin.azurwebsite.net, अगर मैं फ्री वाला अकाउंट लूंगा। लेकिन अगर मेरे को ऐसा बनाना है fahad.com या fahadmomin.com, मेरा खुद का डोमेन बनाना है, तो मेरे को परचेस करना पड़ेगा, वो पेड अकाउंट रहेगा। बात समझी? तो विंडोज एज्यूर वाला फ्री में 1 ईयर के लिए अकाउंट देता है। तुम यही सर्वर पे डेटाबेस भी क्रिएट करते हो, मतलब विंडोज एज्यूर में सेम सर्वर पे एप्लीकेशन रहेगी, सेम सर्वर पे सीक्वल सर्वर का डेटाबेस भी रहेगा। तो यहाँ से क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ले लेगा और कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम दे देगा, तो वो ऑटोमेटिक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा। web.config में वो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड भी कर देगा। ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस नेम, एसक्यूएल सर्वर, यूजर नेम और उसका पासवर्ड, ये इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है। मतलब ये हमको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड है, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, एक के बाद एक स्क्रीन जो है वो तुम्हारे सामने आते जाएगी। जब ये फाइनल स्क्रीन आएगी तो एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। तो ये वेबसाइट क्रिएट हो गई तो उसका स्टेटस वो शो करेगा ये फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट क्रिएट हो गई। अब वेबसाइट क्रिएट होने के बाद करना क्या है, ये सीक्वल सर्वर के डीपी को लॉगिन कर रहा है और उसके अंदर क्या करेगा, जो स्क्रिप्ट हम लोग एसक्यूएल सर्वर से बनाएंगे ना, लॉगिन करके वो स्क्रिप्ट को रन कर देगा। क्योंकि जो अभी डेटाबेस बना है न्यूली क्रिएटेड साइट के अंदर, वो तो ब्लैंक है। उसके अंदर मनी ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट और जो हम लोग जो भी टेबल लिए थे, जो कॉलम लिए थे, वो तो नहीं मिलेगा ना उसके अंदर। तो वो टेबल को हम लोग को वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, समझा? तो वो टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को स्क्रिप्ट जनरेट करना पड़ेगा मेरे एसक्यूएल सर्वर से। तो मेरे एसक्यूएल सर्वर से स्क्रिप्ट जनरेट करके निकालता हूँ मैं। तो स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करना है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, वो देख लो। फॉर एग्जांपल मेरे को एक पर्टिकुलर पूरे डेटाबेस की स्क्रिप्ट बनाना है, तो वो तो मैं इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक प्रॉपर डेटाबेस सेलेक्ट करना है। वो डेटाबेस पे राइट क्लिक करके टास्क में जाना है और जनरेट स्क्रिप्ट करके ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ डेटाबेस में गया मैं, मेरे को कौन से डेटाबेस की स्क्रिप्ट जनरेट करना है, वो यहाँ पे एनलिस्ट रहेगी वो। तो एनलिस्टेड डेटाबेस में से एक डेटाबेस सेलेक्ट करना है तुमको। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया मनी ट्रांसफर, इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके टास्क में गया, टास्क में जाके जनरेट स्क्रिप्ट, राइट। जनरेट स्क्रिप्ट में अभी ये डेटाबेस के अंदर जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर रहेगा, व्यू रहेगा, वो सबकी लिस्ट आएगी। तो मैं नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद उसने बोला सेलेक्ट डेटाबेस, तो डेटाबेस मनी ट्रांसफर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे स्क्रिप्ट के ऑप्शंस सेट कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं इंक्लूड इफ नॉट एग्जिस्ट टू कर दिया मैं, तो वो क्या करेगा। कुछ स्क्रिप्ट कैसी होती है, जैसे मैं रन किया फर्स्ट टाइम तो क्रिएट टेबल T1 क्रिएट हुआ, फिर से रन करूंगा तो वो देगा T1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। ऐसे ही होगा ना। अगर क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट है, क्रिएट टेबल T1, उसमें 2 कॉलम है, उसको रन किया मैं F5 दबा के,
तो फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट होगा, सेकंड टाइम रन करूंगा बोलेगा T1 ऑलरेडी है, फिर से नहीं क्रिएट कर सकता। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट इंक्लूड करते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो ही क्रिएट करेगा। तो अगर इसको मैं ट्रू कर दूंगा ना तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इफ नॉट इफ एक इफ ऐड कर देगा हर क्रिएट टेबल के कमांड के ऊपर। तो पहले मैं इसको फॉल्स करके एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं इसको ट्रू करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो दोनों चेंजेस समझ में आ जाएगा। तो अभी एज ऑफ नाउ ये क्या है, फॉल्स है। तो इसमें क्या है, टेबल्स है और व्यूज है। अगर स्टोर्ड प्रोसीजर होता तो वो भी आता है, क्योंकि अभी मेरे डेटाबेस में स्टोर्ड प्रोसीजर है नहीं मनी ट्रांसफर में। ठीक है, कौन कौन से टेबल मेरे को लेना है, मेरे को अकाउंट्स टेबल भी लेना है और एक्चुअली सब टेबल लेना है। तो मैंने सब टेबल पे मार्क कर दिया। समझ रहे हैं ना ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं स्क्रिप्ट क्यों बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ स्क्रिप्ट में, हाँ, जो अपने सर्वर पे जो साइट डिप्लॉय करना है वहाँ पे मैं इसको ले आके रन कर दूंगा। मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा, पेस्ट करूंगा, वहाँ पे F5 दबा दूंगा वहाँ के SQL सर्वर, तो पूरा डेटाबेस वहाँ चला जाएगा। समझा ना। तो नेक्स्ट किया, इसमें से एक व्यू भी है बराबर ना, ट्रांसफर अंडर्स को वी बनाए थे हम लोग लिस्ट के लिए, ये एकदम आखिर में बना, शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा व्यू का। तो जनरेट स्क्रिप्ट इनटू न्यू क्वेरी विंडो, नेक्स्ट, फिनिश। हो गया। तो ये स्क्रिप्ट बन गई। अभी ये स्क्रिप्ट के अंदर देखो कैसा है, क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल हर जगह पे है। तो मैं एक इसको ऐसी टेस्ट डेटाबेस पे तुम लोग को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। एक न्यू डीबी लिया मैं, जो टेस्ट के लिए बना रहा हूँ। फेक डीबी, तो ये फेक डीबी क्रिएट हो गया इधर पे, यहाँ पे यूज में उसको ही लिख दिया, इधर आ गया। ठीक है, तो अब मैं F5 करूंगा इसके लिए। तो मैं अभी इसमें कोई टेबल नहीं है, देखो बराबर। अभी इसको इधर आया, मैं F5 कर दिया, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश किया। समझा, जो कॉलम टेबल जैसा था एज इट इज वो सब ये डेटाबेस के अंदर बन गया। व्यूज भी बन गया होगा, देखो ट्रांसफर भी जो जो मैं वहाँ पे मार्क किया। अब मैं फिर से किया, एरर आ गया, क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है बराबर। तो ये एरर नहीं आना चाहिए एक्चुअली। तो उसके लिए क्या करना है मेरे को, तो ये जो डेटाबेस है मेन डेटाबेस, ये तो फेक है ना, कहाँ है यार, हाँ इधर, राइट क्लिक किया, टास्क में गया, जनरेट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट ट्रू कर दिया, देन नेक्स्ट, अभी तो समझ में है ना, अभी तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। अगेन न्यू क्वेरी विंडो, फिनिश। बराबर, देखो अभी स्क्रिप्ट में क्या आया है, दिख रहा है, ये स्क्रिप्ट देख लो तो समझ में आएगा। इसमें डायरेक्ट क्रिएट टेबल है, इसके अंदर देखो क्या, क्रिएट टेबल से पहले बिगिन है, बिगिन इफ है, मतलब पूरा ये पूरा इफ सेक्शन है। समझ में आएगा। तो ये SQL सर्वर में इफ कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, इफ लिखते हैं, कंडीशन देते हैं, बिगिन लिखते हैं, एंड लिखते हैं, एल्स लिखते हैं, अगेन बिगिन लिखते हैं, एंड लिखते हैं। मतलब ब्रैकेट नहीं लगा सकता तो मैं बिगिन एंड बिगिन एंड बिगिन एंड लिखता हूँ, ऐसा नहीं लगा सकता ना मैं SQL सर्वर में, तो बिगिन एंड रहता है। तो ये वो इफ है, देन बिगिन है, वो बिगिन का एंड यहाँ पे, ठीक है, एल्स पार्ट नहीं है उसके अंदर, मतलब ये पार्ट नहीं है, तो इतना है, इफ बिगिन एंड। तो ये मेरा इफ, ये बिगिन, ये एंड, ये ऑटोमेटिक ऐड किया। अब इसको मैं दूसरे फेक 2 पे एक न्यू डीबी बनाता हूँ, फेक 2 पे रन करता हूँ, या मैं इस पर भी रन कर सकता हूँ, नहीं नया बना के बताता हूँ तो अच्छा लगेगा। न्यू डीबी लिया मैं, फेक 2, तो फेक 2 क्रिएट हो गया। इसमें F5 किया, तो पहले फेक 2 को मैं एक्सपांड करके बता देता हूँ।
इसमें टेबल नहीं है अभी कुछ भी, इसको F5 किया, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, टेबल्स दिखा, अगेन F5 किया, नो एरर, अगेन F5 किया, नो एरर, क्योंकि इफ में गया ही नहीं हो तो एरर कहाँ से आएगा? इफ नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएट, इफ एग्जिस्ट देन ऑल्टर, तो उस ऑल्टर का मेरे को लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? वो है वो एल्स पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, समझे? ऑल्टर का कमांड निकालने का और एल्स में पेस्ट करने का। अगर एग्जिस्ट है तो ऑल्टर कर, नहीं है तो क्रिएट कर, क्योंकि अगर है और क्रिएट होगा तो एरर आएगा। तो अभी मैं F5 कर रहा हूँ तो नहीं आएगा, ये समझा ना? कुछ भी नहीं है, ये पूरी कंट्रोल ए करने का, कंट्रोल सी करने का, वहाँ के एज़्योर के विंडो पे पेस्ट करके रन कर देने का, धन 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 पूरा डेटाबेस 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा, चाहे कितना भी डेटाबेस, समझे? और इवन तुम डेटा भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन डेटा पेस्ट करने के लिए तुमको कैसा कमांड लिखना पड़ेगा? क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज सेलेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा करते ना, क्रिएट टेबल, ये सब तो ऑरेकल में बहुत पढ़ाया हुआ है, दुनिया भर में पढ़ाया। T1 एज सेलेक्ट, समझ, C1, C2 लिया मैं अलाइज देके, फ्रॉम दो टेबल से आया T1, T2, तो ये क्या करेगा? दो टेबल में से, समझ लीजिए इससे आ रहा है, ये इससे आ रहा है, दो टेबल से कॉलम निकालेगा, उसका आउटपुट का एक टेबल बना देगा, क्रिएट टेबल क्रिएट किया, समझा ना? तो ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? डेटा भी आएगा, आधा डेटा था खाली डालना है, मतलब मेरे को फॉर एग्जांपल 2016 का डेटा जो है नए डीबी में वो डंप करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा डेट की, तो वो खाली 2016 का डेटा निकालेगा। वेयर क्रिएटेड डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/1/16/00, मतलब वो न्यू ईयर वाला टाइम, 1/1/1/1/16/000, तो उससे ग्रेटर डेट जो भी रहेगी, मतलब अभी तक का जितना डेटा रहेगा वो ये क्वेरी का आउटपुट होगा, और उसका आउटपुट एक टेबल में जाएगा। तो फिर वैसी क्वेरी तुमको लिखनी पड़ेगी। इसके लिए तो अगर सब यही करके दे देता तो SQL सर्वर वाले क्या करते, कंपनी में बैठे रहते हैं, समझ में आएगा? तो क्वेरी तुमको लिखनी है, ऐसा नहीं कि एक्सपर्टीज ही नहीं लगने वाली है, क्वेरी इसमें बहुत खिलवाड़ होता है SQL सर्वर में। इवन इसमें चेंजेस करने से एक फ़ायदा भी ये होता है कि तुमको साइट को डिप्लॉय नहीं करना पड़ता घड़ी से। जैसे मैं सीधी सी बात बताऊँ, मैं इधर समझ लो हम लोग कंपनी चला रहे, मैं किसी का प्रोजेक्ट लिया, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया, तो कैसा होता है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनता है उसके इन्वायरमेंट्स होते हैं अलग अलग। एक होता है Dev1, मतलब डेवलपमेंट 1 इन्वायरमेंट, एक होता है Dev2, Dev2 जो होता है वो इंटरनल UAT वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, एक होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, एक होता है स्टेजिंग, एक होता है स्टेजिंग इन्वायरमेंट, एक होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब 4 अलग अलग होता है, Dev1, Dev2, प्रोडक्शन, स्टेजिंग, सबका अलग अलग पर्पज़ है। Dev1 जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को रन फॉरन देखना है कि कैसा व्यू दिखेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, Dev1 पे डिप्लॉय करते हैं साइट। तो Dev1 पे एकदम कचरा भरा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट में कुछ भी गलत वैल्यू ये वो सब जाता है, इनकन्सिस्टेंट डेटा भी मिलेगा डेटाबेस में, वहाँ पे वो Dev1 होता है। Dev2 जो होता है, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ और साइट जो है टेस्टर है, तो वो Dev2 पे टेस्टिंग करते रहेगा। मैं इधर पे डिप्लॉय करूंगा तो Dev1 पे मैं डिप्लॉय करूंगा, Dev2 पे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन Dev1 से Dev2 पे कब चेंजेस जाएगा, जब एक स्टेबल चेंजेस आ जाएगा। जैसे कुछ सेट ऑफ बग्स थे, फिक्स हो गए, अब वो एक स्टेबल हो गई एप्लीकेशन, अब उठा के इसको Dev1 से Dev2 पे डालूंगा, क्या आवाज आएगी? अच्छा बाहर से मेरे को लगा किसी का मोबाइल लगा। तो Dev1 से Dev2 पे चेंजेस में डाल दूंगा, ये Dev1 Dev2 हो गया। स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या रहता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो UAT मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, UAT जो सेकंड होता है, मतलब अभी यूजर के पास गया तो यूजर एक्सेप्टेंस के लिए उन लोग टेस्ट करते हैं वहाँ अपने टेस्टर्स से या ऑपरेशनल बंदे से, वो जो होता है तुम्हारा स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है, समझे? अब प्रोडक्शन मतलब मेन इन्वायरमेंट, जो रनिंग इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस इस पे चल रहा है। प्रोडक्शन मेन, जैसे अभी बैंक का है तो बैंक का जो, जैसे अभी मेरा